गाइस डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन वर्सेस प्लैनेट कॉन्फ्रेंस के बारे में। अभी हाल ही में ये कॉन्फ्रेंस हमें देखने को मिली है। ये कॉन्फ्रेंस जी मीडिया और वियॉन का एक साल का जो कैंपेन है, मिशन सस्टेनेबिलिटी पॉपुलेशन वर्सेस प्लैनेट कैंपेन, तो इसी के हिस्से के तौर पर ये कॉन्फ्रेंस अभी रिसेंटली हुई है, पॉपुलेशन वर्सेस प्लैनेट कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान काफी कुछ डेटा जो है वो प्रस्तुत किया गया है। इन डेटा का आप उपयोग मेंस के आंसर में अपने लिख सकते हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा डेटा को। तो बताया जा रहा है कि पूरे दुनिया भर की पॉपुलेशन में वृद्धि हुई है। पूरे दुनिया भर में 1800 के पीरियड में, 1800 के पीरियड में पूरे दुनिया की जो पॉपुलेशन थी वो 1 बिलियन थी, और आज की रेट में ये बढ़कर 7.8 बिलियन हो गई है। तो ये इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, इंपॉर्टेंट डेटा है, जिसको आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके अलावा इंडिया की पॉपुलेशन में भी वृद्धि हुई है, इंक्रीज हुई है। इंडिया की पॉपुलेशन 1951 में हमारी जो पॉपुलेशन थी वो 36 करोड़ थी, और आज की रेट में हम 125 करोड़ के हो चुके हैं, यानी कि 121.02 करोड़ स्पेसिफिकली 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग। तो हमारी जो पॉपुलेशन आज की रेट में 121.02 करोड़ है। हालांकि इसे आज की रेट में तो इससे बढ़ गई है, क्योंकि ये जो आंकड़ा है वो ये 2011 का है। और इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी रेट में डिक्लाइन हुआ है। अब समझते हैं इस टर्म को, फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या होता है। तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन हम लोग को फर्टिलिटी रेट की देखने को मिलती है कि क्वालिटी ऑफ बीइंग एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, यानी कि ऐसी क्वालिटी जिसमें बच्चे को बर्थ दिया जाता है, राइट, तो उसको फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। और आपको पता है गाइस, आज की रेट में सरकार जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड की ये अवेयरनेस क्रिएट कर रही है कि फैमिली प्लानिंग की जाए, राइट। हम दो हमारे दो, इस प्रकार के आपने कैंपेन वगैरह सुने होंगे, राइट। काफी कुछ इस प्रकार की चीजें प्रमोट की जाती है, फैमिली प्लानिंग के बारे में बताया जाता है। क्योंकि फैमिली प्लानिंग के बारे में इसलिए बताया जाता है, जैसे कि इस चीज को आप समझना कि एक परिवार में अगर जो पेरेंट्स हैं उनके अगर जैसे मान लेते हैं 7-8 बच्चे हैं, ठीक है, एक पेरेंट्स के 7-8 बच्चे हैं, और एक परिवार में पेरेंट के करीब 2 बच्चे हैं, यानी कि पेरेंट्स के 2 बच्चे हैं, राइट। तो आप मुझे बताइए, ये दोनों जो फैमिलीज हैं, राइट, यानी कि एक फैमिली के अंदर माँ बाप को मिलाकर 9 लोग मान के चलते हैं, और एक फैमिली के अंदर माँ बाप को मिलाकर 4 लोग। तो बेटर जो लाइफस्टाइल, बेटर क्वालिटी जो है वो किस फैमिली की होगी? अगर हम लोग ये मान लेते हैं कि दोनों ही फैमिली के जो हेड है वो समान कमाते हैं, या फिर दोनों फैमिली की इनकम जो है वो इक्वल है, जैसे लेट सपोज कि 50,000 रुपए दोनों फैमिली की मंथली इनकम है, राइट। तो बच्चों की देखभाल किस फैमिली में ज्यादा होगी? तो ऑब्वियस ही बात है कि बच्चों की देखभाल, उनका अच्छे से ध्यान जो है वो उसी फैमिली में अच्छी तरह से, क्वालिटी तरीके से रखा जा सकेगा जिस फैमिली के अंदर बच्चे कम है। क्योंकि बच्चे कम है तो जो रिसोर्स का एलोकेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो प्रॉपर तरीके से हो सकेगा, उनको क्वालिटी एजुकेशन दी जा सकेगी, अच्छा खाना दिया जा सकेगा, पैसों के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, कटौती नहीं करनी पड़ेगी किसी और दूसरी चीजों में, आराम से लाइफस्टाइल उनकी चल सकेगी। बट जिस फैमिली के अंदर ज्यादा बच्चे हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। ये तब की बात है जब हमने इस चीज को डिफरेंस करके देखा कि एक ही जैसी समान तरीके की इनकम हो तो, राइट। नहीं तो फिर आप लोग बोलते हैं कि सर अगर उसके जो पिताजी हैं वो अगर 1 करोड़ रुपए महीने का कमाते हो तो फिर क्या दिक्कत है? फिर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से वो कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसलिए मैंने पहले ही आप लोग को ये चीज बता दी थी कि अगर हम लोग इनकम को समान लेके चलें, समान तरीके से समझ के चलें तो, राइट। और ये हमारी कंट्री में बहुत इशू भी ये वाला देखने को मिला था, जैसे कि गरीब परिवारों में आप देखेंगे कि बहुत पूरी क्रिकेट टीम भी हम लोग को कई बार देखने को मिल जाती है, राइट। वो उसके कारण से जो फैमिली है वो काफी कुछ जो है वो फेस करती है। तो यही सब चीजों की जानकारी जो है वो सरकार देती थी काफी लंबे समय तक कैंपेन्स वगैरह चलाया था, और लोग अवेयर हो गए आज की डेट में, तो इसलिए वो प्रॉपर फैमिली प्लानिंग करते हैं। तो ये भी एक वजह है जिसके कारण से फर्टिलिटी जो रेट है उसमें भी गिरावट नजर आई है। अब बात करते हैं मृत्यु दर की, मोर्टालिटी रेट की, इसमें भी गिरावट हुई है। उसका सबसे अच्छा जो गिरावट होने का सबसे अच्छा जो रीजन है वो ये है कि हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है वो इंप्रूव हुई है। पहले काफी सारी बीमारियों की दवाइयां नहीं होती थी, इलाज नहीं होता था, मेडिकल फैसिलिटीज लोगों को टाइम पर नहीं मिल पाती थी। आज की डेट में उस पर इंप्रूवमेंट है मेडिकल सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में, राइट। तो इसीलिए मोर्टेलिटी रेट में भी डिक्लाइन हुआ है। तो फर्टिलिटी रेट और मोर्टेलिटी रेट में गिरावट रिकॉर्ड की गई है, ऐसा बताया गया है। और इवन ये भी बताया गया है कि जो बर्थ रेट है वो 1951 में हर 1000 में 40.8 हमें देखने को मिलता था, ये भी गिरकर 2018 में 20.0 हो गया, यानी कि 20 हो गया है। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है, मतलब वही चीज मैंने आपको बताई थी, फर्टिलिटी रेट, बर्थ रेट की गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है, यानी कि लोग बाग जो है वो बेबीज को प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, और टोटल फर्टिलिटी रेट में भी डिक्लाइन देखने को मिला। अब इस चीज को समझना, टोटल फर्टिलिटी रेट होता क्या है? एक महिला अपनी पूरी रिप्रोडक्टिव साइकिल में कितने बच्चों को जन्म देती हैं ऑन एन एवरेज के तौर पर टोटल फर्टिलिटी रेट को निकाला जाता है।
जैसे कि आप ये कह सकते हो कि 1951 में एक महिला ऑन एन एवरेज के तौर पर ऑल ओवर द वर्ल्ड 6.0 यानी कि 6 बच्चों को जन्म देती थी। अब आप समझ ही सकते हो, ये एवरेज की बात हो रही है, तो ऐसा मत बोलना कि सर ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है सभी महिला 6 बच्चों को। देखो कुछ कुछ ज्यादा हो गई, कहीं कहीं पर ज्यादा बेबीज हम लोग को देखने को मिल रहा है, कहीं कहीं पर कम देखने को मिल रहा है, तो उस हिसाब से एवरेज एक निकाला गया टोटल फर्टिलिटी रेट का। तो ये एवरेज जो आया वो 6.0 आया 1951 में। आज की रेट में 2015 और 2016 के अगर आंकड़ों की बात करें तो वो 2.2 हो गया है। तो वही चीज हम दो हमारे दो, ये चीज दिमाग में याद रखना। और 2.2 जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ये हेल्दी बताया जाता है कि ये बढ़िया है, ये ठीक है, राइट। इससे ज्यादा और इससे कम दोनों ही चिंता वाली बात होती है। तो ये 2.2 एक अच्छा हम लोग को देखने को मिलता है, बट एक्चुअल में जो अच्छा होता है ऑन रिकॉर्ड वो 2.1 होता है। तो ये वाला भी एक थोड़ा सा ध्यान में रखना, बट फिर भी ठीक है 2.1 2.2 ठीक है, राइट। और डेथ रेट इंडिया के अंदर इसमें भी डिक्लाइन हुआ है। 2012 में 7 हम लोग को देखने को मिलती थी और ये 2018 में 6.2 हो गई है। तो डेथ रेट में भी डिक्लाइन हुआ है। क्यों हुआ है तो उसका फैक्टर मैंने भी आपको बता ही दिया था, उसका रीजन हमने डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा गाइस आने वाले समय में टोटल फर्टिलिटी रेट में डिक्लाइन भी हमें देखने को मिलेगा, ये चीज बताई जा रही है रिपोर्ट में। और ये भी बताया जा रहा है कि युवा की पॉपुलेशन यानी युवा वाली पॉपुलेशन का एज ग्रुप कौन सा होता है, 15 से लेकर 24 साल। तो ये युवा पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। तो बताया जा रहा है कि युवा पॉपुलेशन में भी गिरावट आएगी। 2011 में ये 233 मिलियन थे और 2036 में ये 227 मिलियन हो जाएंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि वर्किंग पॉपुलेशन की जो एज है वो भी बढ़ेगी। इसके अलावा वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होगी। 61% ये 2011 में थी और ये बढ़कर बताया जा रहा है कि 2036 तक 65% हो जाएगी। तो वर्किंग पॉपुलेशन में ग्रोथ रिकॉर्ड की जाएगी। तो ये सब कुछ आंकड़े जो है वो इसमें पॉपुलेशन वर्सेस प्लैनेट कॉन्फ्रेंस में हमें देखने को मिले हैं। गाइस यूके की सुप्रीम कोर्ट ने उबर ड्राइवर्स के फेवर में या उबर ड्राइवर्स के फायदे के लिए एक फैसला सुनाया है। यूके के अंदर कहा जा रहा है कि अब से जो उबर ड्राइवर्स हैं उनको वर्कर्स की तरह कंसिडर किया जाएगा, उनको एक फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्टर्स की तरह कंसिडर नहीं किया जाएगा। इस ऑर्डर से हम लोग को यह चीज देखने को मिलेगी कि जितने भी एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड बेनिफिट्स जो होते हैं जैसे कि मिनिमम वेजेस, एनुअल लीव्स, इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, तो ये सब जो बेनिफिट्स हैं ये पूरे के पूरे बेनिफिट्स उबर ड्राइवर्स को भी मिल सकेंगे। तो पूरा इशू क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं, तो आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा और पूरी पिक्चर आपके माइंड में क्लियर हो जाएगी। तो देखो ये सब जो कंपनीज होती है जैसे कि उबर हो गई और हमारे यहाँ पे ओला भी है, और इसके अलावा जैसे कि अगर हम बात करें जोमेटो की, उबर ईट्स की, स्विगी की, तो ये भी एक प्लेटफॉर्म है जो कि फूड डिलीवरी सर्विस ऑफर करता है। और ओला उबर जो है ये आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें हम लोग ट्रैवलिंग कर सकते हैं, कैब वगैरह बुक कर सकते हैं। अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो कैब बुक करके आसानी से जाया जा सकता है। बट प्रॉब्लम क्या है इन कंपनीज के साथ, ये कंपनी बोलती हैं कि ये किसी को भी अपने यानी कि अपने वर्कर के तौर पर ट्रीट नहीं कर रही, यानी कि जो जो लोग इन कंपनीज को चलाते हैं, जैसे कि उबर की बात करें तो उबर के ड्राइवर्स इन कंपनी को चलाते हैं, उबर के ड्राइवर की वजह से ये कंपनी चलती है, राइट। तो बट ये कंपनी क्या कहती है, उबर ड्राइवर्स जो हैं वो इनके वर्कर नहीं है, राइट। उनको इन्होंने एज अ वर्कर के तौर पर नहीं रखा है उबर ने ड्राइवर्स को। ये ड्राइवर जो है वो फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ये जितनी राइड करेंगे यानी कि जितनी ट्रैवलिंग करेंगे उबर के साथ उतना उनको पैसा मिलेगा, कमीशन मिलेगा उनको। तो ये चीज होती है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है गाइस, तो इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि इन सब कंपनीज के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए वर्कर्स की वो हट जाती है, यानी कि अल्टीमेटली फायदा इन सब कंपनी को बहुत होता है। क्योंकि आप किसी भी कंपनी को जब ज्वाइन करते हैं तब उस समय क्या होता है, कंपनीज मतलब वेरियस बेनिफिट्स प्रोवाइड कराती है। जैसे कि कंपनी बेनिफिट देती है कि मिनिमम वेजेस का, कि कम से कम इतनी सैलरी तो सामने वाले को मिलेगी मिलेगी, राइट, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट एनुअल लीव्स का, और वो पेड लीव्स होती हैं कि आप अगर उसमें छुट्टी मारते हो तो कोई पैसा वगैरह जो है वो कटता नहीं है, पेड लीव्स होती हैं ये, राइट। तो बताती है ना कंपनी वगैरह कि आपको जो है वो साल में इतनी लीव्स जो है वो पेड लीव्स मिलेगी, या मेडिकल लीव्स आपको इतनी मिल जाएगी, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो वो वाली एक चीज होती है। इसके अलावा इंश्योरेंस प्रोवाइड कर दिया जाता है एक कंपनी के द्वारा, वर्कर्स के लिए इंश्योरेंस होता है, और प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी होती है, और भी तमाम वेरियस फैसिलिटीज होती हैं। बट उबर के अंदर ऐसा नहीं है। उबर अपने जो ड्राइवर्स हैं उनको बोलती है कि आप आओ, जितना आप काम करोगे और उतनी आपकी कमाई होगी और आप जाओ। तो ये चीज है। तो मतलब कि कुल मिलाकर उबर और ये सब जो कंपनी जो कि आज की डेट में आसमान छू रही है, प्रॉफिट इनका बहुत होता है, बहुत बड़ी कंपनीज आज की डेट में ये सब बन चुकी हैं, राइट। बट ये अपने जो लोग हैं इनके साथ जुड़े हुए जो ड्राइवर्स हैं उनको वर्कर नहीं मानती। तो इसके कारण से कई बार ड्राइवर्स को भी बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती है, राइट। और इवन जैसे कि मैं अपनी ही बात करूंगा इस, तो वैसे भी हम लोग तो इंडियंस हैं,
हम तो जहां पर भी जाते हैं हम लोग तो जानकारी लेना हमारे फितरत में होता है कि हम तो जानकारी लेंगे। जैसे मेरे साथ अक्सर होता है कि मैं कभी भी किसी के साथ भी जा रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ, तो मैं 3-4 चीजें 5 चीजें पूछता रहता हूँ, तो नॉलेज मिलता है ना उससे, और वही नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ बिल्कुल रियल सेंस में। तो मैंने भी बात करी हुई है काफी सारे, जैसे ओला ड्राइवर्स हैं, उबर ड्राइवर्स हैं, मैंने भी उनसे पूछा कि उनका सिस्टम किस प्रकार से ऑपरेट करता है, किस प्रकार से वर्क करता है। तो वो बताते हैं कि उनको टारगेट दे दिया जाता है कि आपको दिन में इतनी फलाना राइड करनी है, और वो टारगेट आप अचीव कर लेते हो, और उसके ऊपर जब आप राइड करते हो, यानी कि उसके ऊपर जो इनको राइट्स मिलती हैं, तो उस पर एक्स्ट्रा कमीशन इनको मिल जाता है, यानी कि कुछ बोनस इनको मिलता रहता है, जो भी कमीशन जो फिक्स रहता है उससे ऊपर इनको मिलता है, तो इससे इनका फायदा होता है। बट ये एक कंप्लेन हमेशा करते हैं, मुझे ऐसा 1-2 ड्राइवर्स ने बताया हुआ है, सेम चीज बताई है 1-2 ड्राइवर्स ने, कि जैसे ही इनकी राइड वो अचीव कर लेते हैं, जैसे कि इनको अगर दिन में 10 राइड कंप्लीट करनी है और उसके ऊपर जैसे 11वीं 12वीं 13वीं ऐसी राइड्स वो करेंगे, तो उनको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। तो ये बताते हैं कि जैसे ही हमारी 10 राइड कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद हमारे पास राइड जो है वो ना के बराबर आती है। मतलब कि कंपनी अपने सिस्टम को इस प्रकार से बनाती है कि जैसे ही टारगेट फिनिश कर लिया एक उबर के ड्राइवर ने या फिर ओला के ड्राइवर ने, तो टारगेट फिनिश करने के बाद उसके पास जो सिस्टम है ना, मोबाइल है जिस पर राइड आती है, उसको एक्सेप्ट करना होता है, तो उसके पास फिर वो राइड आना बंद हो जाती है। तो कहीं ना कहीं कंपनी खेल जाती है, क्योंकि देखो ये सब कंपनी जो है, और ऑब्वियसली बात है प्राइवेट कंपनीज है, प्रॉफिट मेकिंग का काम करती है, वेलफेयर से इनको कोई लेना देना है नहीं। तो ये वाली भी एक चीज है। तो इसके कारण से जो ड्राइवर्स हैं वो काफी कुछ चीजें फेस कर रहे होते हैं, और इन कंपनीज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हट जाती है इनके ऊपर से, कि इनको अपने वर्कर्स का ख्याल रखना है। तो ये इनको कोई देखना वेखना नहीं है, सिर्फ ये तो अपने प्रॉफिट पे काम करती हैं, जिनको इनके साथ जुड़ना है जुड़ जाए। और आज की डेट में ये सब कंपनीज काफी बड़ी हो चुकी हैं, राइट। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए, क्योंकि इनके साथ काफी सारे लोग जुड़े हैं ना, अब इतने सारे लोग जुड़े हैं और लोगों को बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करा रही है कंपनी, तो फिर गलत बात है। तो इसी चीज को देखते हुए यूके की सुप्रीम कोर्ट ने उबर ड्राइवर्स को खुश कर दिया है। उबर ड्राइवर्स को अब वर्कर्स की तरह कंसिडर किया जाएगा और उनको वेरियस एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड बेनिफिट जो है वो मिलेंगे। और इस फैसले से इंडिया के अंदर भी जो उबर है और ओला है और इस प्रकार के जो प्लेटफॉर्म्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, उनको भी लीगल और रेगुलेटरी चैलेंजेस जो है वो फेस करने होंगे। इसके अलावा गाइस, इंडियन बजट 2021-2022 में इस चीज के बारे में बात कही गई थी कि सभी वर्कर्स, सभी कैटेगरीज के जो है, उनको मिनिमम वेजेस प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि कंपनीज को जो है वो कहा जा रहा है कि सभी कंपनी जो है वो मिनिमम वेजेस प्रोवाइड कराएं वर्कर्स को, सभी कैटेगरीज के वर्कर्स को। इवन प्लेटफॉर्म्स भी ऐसे जो उबर जैसे प्लेटफॉर्म्स जो है ना, वो भी इसमें शामिल हैं, वो भी इसमें जुड़े हुए हैं। और ऐसे वर्कर्स अब एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESIC इसमें जो है वो कवर होंगे। और नवंबर 2020 में सरकार के द्वारा स्पेसिफिक नॉर्म्स भी लाए गए थे, जैसे ओला उबर जो एप्लीकेशन है उनके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस लाए थे सरकार ने। और इसके तहत ये एप्स जो है वो मैक्सिमम 20% कमीशन ही पर राइड चार्ज करेंगी ड्राइवर पार्टनर से। तो ये चीज यहां पर कही गई थी, मैक्सिमम 20% कमीशन, मतलब कि जो एप्लीकेशन जो है उसका कमीशन 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये भी कहा गया कि कैपिंग करनी है कि कितने घंटे वो काम करेंगे, राइट। तो वो भी कर दिया था कि 12 घंटे से ज्यादा एक वर्कर्स को काम करने ना दिया जाए, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें होती है ना कि एक वर्कर्स के वेरियस राइट्स वगैरह होते हैं, उसकी हेल्थ का भी ध्यान रखना होता है कि वो सही तरीके से मतलब ऑपरेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। जब बात हो ड्राइविंग की और सामने वाला इंसान अगर 12-12 13-13 घंटे तक ड्राइव करेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो तो अपनी जान तो रिस्क में डाल ही रहे हैं, बल्कि जो पैसेंजर उनके साथ बैठे हैं उनकी जान भी रिस्क में है, अगर इस तरीके से भी आप चीजों को समझो, रिलेट करो तो इसलिए पर डे 12 घंटे का जो है वो कैप यहां पर रख दिया था, राइट, कि 12 घंटे से ज्यादा जो है वो किसी को अलाउ ना किया जाए, किसी ड्राइवर को, राइट। इसके अलावा मैक्सिमम फेयर जो है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा इन प्लेटफॉर्म्स में। जब भी जैसे कि हाई मतलब पीक आवर्स वगैरह होते हैं ना, हाई डिमांडिंग पीक आवर्स जब हम लोग को देखने को मिलते हैं, जैसे कि शाम के समय पे ऑफिस आवर्स वगैरह जो होते हैं और सुबह के समय पे, तो ये जो ऑफिस आवर्स जो होते हैं, जो जैसे ऑफिस जाने का समय और ऑफिस से आने का समय, इस समय बहुत ज्यादा राइड्स जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। तो उस समय भी जो वर्कर जो है उनको फायदा मिलना चाहिए, राइट। तो ये वाली चीज, और वर्कर्स को इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना है। तो इस प्रकार का मैंडेट ऑलरेडी सरकार जो है वो लेकर आ गई थी नवंबर 2020 में। और अब जब यूके की सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार का फैसला सुना है, तो और भी स्ट्रिक्ट तरीके से इंडिया के अंदर ये सब प्लेटफॉर्म्स के अंदर जो है वो काम किया जाएगा, यानी कि प्लेटफॉर्म से जुड़े जो वर्कर्स हैं उनके फायदे के लिए काम किया जाएगा। तो ये चीज है। आपको याद आ रहा होगा, हमने कुछ दिनों पहले ही म्यांमार के पूरे इशू को डिटेल में डिस्कस किया था। म्यांमार के अंदर मिलिट्री रूल हमें देखने को मिल रहा है, तख्ता पलट, मिलिट्री कूप हमें देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले तो जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, आपका आज का टास्क है कि आप म्यांमार के जो इशू को हमने कवर किया था उसको आप डिटेल में पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा प्रीवियस लेक्चर को, और आप रिवाइज कर सकते हैं अपने हैंड आउट नोट से,
या फिर आपके पास जो लेक्चर की पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है उससे आप जो है वो रिवाइज कर सकते हैं। और रिवाइज करने के बाद एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, नीचे कमेंट बॉक्स पर उस दिन की लिंक डाल दीजिएगा कि किस दिन हमने ये वाले टॉपिक को कवर किया था, जिससे कि जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिल जाए, राइट, वो भी इसको कवर कर सकें। और जो नए स्टूडेंट्स है गाइस, आप लोग क्या कीजिए, आप लोग टेलीग्राम का अपना एक डिस्कशन ग्रुप है और चैनल है, नीचे कमेंट बॉक्स पर उसकी आपको लिंक मिल जाएगी, उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर जो है वो आपको अगर कुछ मैंने जो टॉपिक पढ़ाया हुआ है उससे रिलेटेड अगर आपको कोई यानी कि पता नहीं लग पा रहा है कि किस दिन वाला टॉपिक कवर कराया था, तो आप वहां पर मांग सकते हैं। वहां पर काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, वो आपकी हेल्प कर देंगे, या फिर मेरे को जैसे ही फ्री टाइम मिलता है मैं वहां पर आपके लिए पोस्ट कर दूंगा, राइट। तो चलो, ये म्यांमार का पूरा इशू आप लोग को ऑलरेडी पता है कि वहां पर मिलिट्री कूप हमें देखने को मिला है, मिलिट्री रूल हो गया है, तख्ता पलट हो गया है। तो इस कारण से म्यांमार के अंदर काफी सारे गांव वाले हैं जो प्रभावित हुए हैं, काफी सारे ग्रामीण जो है वो प्रभावित हुए हैं। तो आज की डेट में काफी सारे गांव वाले जो म्यांमार के अंदर हैं, वो हमारी कंट्री की मिजोरम जो स्टेट है वहां पे रहने वाली कम्युनिटी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कुछ समय के लिए ये ग्रामीण जो म्यांमार के हैं उनको असाइलम प्रोवाइड किया जाए मिजोरम के अंदर, उनको पनाह दी जाए, उनको शरण दी जाए मिजोरम के अंदर। तो ये एक चीज हमें देखने को मिल रही है। इस पर मिजोरम की जो एपेक्स स्टूडेंट्स बॉडी है, शीर्ष छात्र संगठन जो है, उन्होंने मिजोरम सरकार से रिक्वेस्ट करी है कि म्यांमार में जो अफेक्टेड, जो प्रभावित ग्रामीण एरिया के जो लोग हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, विलेजर्स जो हमें देखने को मिल रहे हैं, मिलिट्री कूप के कारण वो प्रभावित हुए हैं, तो उनको कुछ समय के लिए असाइलम दिया जाए, उनको शरण दी जाए। बट मिजोरम राज्य सरकार का कहना यह है कि असाइलम तभी दिया जा सकता है जब केंद्र सरकार जो है मतलब क्लियरेंस दे दे, यानी कि केंद्र सरकार जब तक अलाउ नहीं करेगी तब तक असाइलम नहीं प्रोवाइड किया जा सकता है। और असाइलम का मतलब आपको पता ही होगा गाइस, असाइलम एक इंटरनेशनल लॉ हम लोग को देखने को मिलता है जिसके थ्रू फॉरेन सिटीजन को, यानी कि कई बार ऐसा होता है ना कि फॉरेन कंट्री के अंदर लोग जो है वो अपनी कंट्री से ही परेशान रहते हैं, यानी कि अपनी कंट्री की सरकार से, या सरकार भी नहीं कहेंगे, या सरकार भी आप एक प्रकार से कह सकते हो कि वो लोग जो है वो अपनी कंट्री के अंदर काफी ज्यादा अफेक्टेड हैं, काफी प्रभावित हो रहे हैं उस कंट्री की पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन के कारण भी, या फिर उस कंट्री के अंदर मिलिट्री रूल लग गया जिसके कारण से वो काफी ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं गाइस, जो दूसरी कंट्री के होते हैं, तो उनको जो है वो कोई दूसरी कंट्री के अंदर शरण दे दी जाती है। जैसे कि रोहिंग्या वाला इशू आपको पता होगा, अगेन म्यांमार के अंदर हम लोग को रोहिंग्या वाला इशू भी देखने को मिला था, राइट। बात है ये 2015 से ही शुरू हो गई थी, बट स्पार्क इसमें लग गया था 2017 के आसपास, जब लाखों की संख्या में म्यांमार के जो रखाइन स्टेट है, म्यांमार में एक जगह है रखाइन स्टेट करके, वहां पर मौजूद लाखों की संख्या में रोहिंग्यास मुस्लिम्स को भगाया गया था, और फिर उन रोहिंग्यास मुस्लिम को हमने और बांग्लादेश ने शरण दी थी इंडिया बांग्लादेश की बॉर्डर पर। और आज की डेट में बांग्लादेश ने, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएंगे कि इन रोहिंग्यास मुस्लिम को कहां पर शिफ्ट किया है, कौन से आइलैंड पर शिफ्ट किया है, उस आइलैंड का नाम नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए। ये काफी चर्चा में था ये आइलैंड, और इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया हुआ है। तो नीचे कमेंट बॉक्स पर बांग्लादेश के उस आइलैंड का नाम लिखकर बताइए जिस आइलैंड पे अभी रोहिंग्यास मुस्लिम को बांग्लादेश ने शरण दी है या असाइलम प्रोवाइड करी है। तो असाइलम का मतलब आपको पता ही है। तो ये असाइलम जो है वो डिमांड कर रहे हैं वहां पे रहने वाली कम्युनिटी। अब कौन सी कम्युनिटी डिमांड कर रही है इसका आपको आइडिया होना चाहिए। तो म्यांमार की चीन कम्युनिटी, कौन सी कम्युनिटी बोलो, म्यांमार की चीन कम्युनिटी। और आपको बता दें कि इस म्यांमार की चीन कम्युनिटी जो है, इसका और मिजोरम की मीजो कम्युनिटी, इन दोनों का एक लिंक हम लोग को देखने को मिलता है, एंशिएंट पीरियड से लिंक हम लोग को देखने को मिलता है। ये दोनों ही बताया जाता है कि जो एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और ये कॉमन या सेम एंसेस्ट्री जो है वो शेयर करते हैं, यानी कि पूर्वज जो है, एंसेस्टर जो है वो सेम है, चिन कम्युनिटी और मीजो कम्युनिटी। तो इसलिए एक रिलेशन इन दोनों के बीच में देखने को मिलता है। और अभी चिन कम्युनिटी के ही सदस्य मीजो कम्युनिटी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको शरण दे दी जाए, वो अभी काफी प्रॉब्लम में है म्यांमार के अंदर, राइट। तो ये वाली चीज है। इसके अलावा गाइस आपको एक और चीज बता दें कि चिन नेशनल आर्मी जो है, जो कि एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हम लोग को देखने को मिलता है, वो चाहता है कि उसको एक अलग टेरिटरी जो है वो मिल जाए, राइट। चिन राज्य में स्वतंत्रता की वो हमेशा से मांग करता है कि उसको म्यांमार के साथ रहना नहीं है, वो एक सेपरेट, एक अपनी टेरिटरी या एक अपना कंट्री आप कह सकते हो छोटी सी, वो बनाना चाहता है, राइट। तो ये वाली चीज है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको इससे रिलेटेड पूरी चीज क्लियर हो गई होगी। जो जो काम की बात है वो मैंने आपको बता दी, और बाकी म्यांमार का जो पूरा इशू है वो काफी डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है, तो उसको एक बार जरूर जाके आप रिवाइज कर लीजिएगा। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की गाइस बात हो रही है, ये टॉपिक लगातार न्यूज में है, पिछले महीने भी ये टॉपिक न्यूज में था, और हम लोगों ने राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के बारे में काफी डिटेल में चर्चा की हुई है। आप कहीं पर लिख लो 15 अक्टूबर 2020 के लेक्चर में आप जाइएगा,
करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा अपना यूट्यूब का जो ये चैनल है, इस चैनल के वीडियो सेक्शन पे जाकर वहां पर सर्च कर लीजिएगा 15 अक्टूबर 2020, या फिर डायरेक्टली यूट्यूब के सर्च कॉलम पे 15 अक्टूबर 2020 उसके आगे मेरा नाम लिख देना कमलाक्ष। तो जो भी सर्च लिस्ट में सबसे पहला वीडियो आएगा वो अपना ही ये वीडियो होगा। इस वीडियो के 2 मिनट 14 सेकंड पे आप जाएंगे तो आपको राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का ये टॉपिक मिल जाएगा। इसको अच्छे से कवर कर लेना, काफी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी डिस्कस कर लेते हैं कि ये टॉपिक न्यूज में हमें क्यों देखने को मिला था। तो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने कहा था कि वो एक एग्जाम कंडक्ट करने वाले हैं 25 फरवरी को। ये एग्जाम कंडक्ट करने वाले हैं और इस एग्जाम का नाम है नेशनल कामधेनु गौ विज्ञान प्रचार प्रसार एग्जाम। अभी इन्होंने इस एग्जाम को कैंसिल कर दिया है। इनका इंडिजीनियस काउ साइंस का ये एग्जाम था और इस एग्जाम की काफी ज्यादा आलोचनाएं की जा रही थी, बहुत भारी भरकम तरीके से, क्योंकि इस एग्जाम को लेकर काफी सारे फेक क्लेम्स जो है वो प्रमोट किए जा रहे थे। स्यूडो साइंस यानी कि बेतुके साइंस की बातें जो है वो कही जा रही थी। तो इसको लेकर एग्जाम कैंसिल कर दिया। और आप भी हंसोगे अभी क्या क्या बेतुकी बातें जो है वो की गई थी। और अभी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, पशुपालन विभाग ने कहा है कि राष्ट्रीय कामधेनु आयोग को इस तरह की परीक्षा आयोजित करने के लिए कोई मैंडेट यानी कि अधिदेश प्राप्त नहीं था। राइट, तो ये चीज यहां पर बताई गई है। और पूरा मुद्दा क्या था तो उस चीज को समझो आप। तो 25 फरवरी को ये एग्जाम कंडक्ट होने वाला था, इसका अनाउंसमेंट कर दिया था राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने। बताया यह गया था कि इस एग्जाम में जो रेफरेंस मटेरियल जो थे उसमें काफी सारे अनसाइंटिफिक क्लेम्स थे, यानी कि बेतुकी साइंस की बातें थी, अवैज्ञानिक दावे इसमें किए गए थे। जिसमें क्या क्या था, जैसे कि हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया था हालांकि पहले, कि गाय का जो गोबर होता है वो रेडियो एक्टिविटी से प्रोटेक्ट करके रखता है। राइट, गोबर रेडियो एक्टिविटी से प्रोटेक्ट करके रखता है। गाय के दूध में गोल्ड के, सोने के ट्रेसेस मिलते हैं। और साथ ही साथ जब काउ स्लॉटरिंग वगैरह जब होती है, यानी कि गाय की जब हत्या की जाती है, गौ हत्या जब होती है, तो उस समय भूकंप आ जाता है। तो ऐसी चीजें जो है वो इसके रेफरेंस मटेरियल पे थी, जिसका काफी भारी भड़कम तरीके से क्रिटिसिज्म किया गया था। राइट, तो इसी को लेकर ये एग्जाम कैंसिल कर दिया है। और बताया ये जा रहा है कि राष्ट्रीय कामधेनु आयोग को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बैकिंग थी, जिन्होंने पब्लिश किया था इस एग्जाम के बारे में। राइट, और उसी चीज को लेकर एकदम से क्रिटिसिज्म जो है वो इसका फैलना शुरू हो गया था, क्योंकि इसमें काफी अनसाइंटिफिक क्लेम्स, दावे वगैरह जो है वो किए गए थे। तो ये है गाइस पूरी चीज, जिसका आपको एक आइडिया होना चाहिए। यूएनएचआरसी, गाइस इस टॉपिक को न जाने कितनी बार हम डिस्कस कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। तो यूएनएचआरसी का ये टॉपिक न्यूज में देखने को मिल रहा है। अभी रिसेंटली हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने एड्रेस किया है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में। इनका कहना है कि आतंकवाद, टेररिज्म को लेकर इन्होंने बात कही है। इन्होंने कहा है कि आतंकवाद जो है वो मानवता के खिलाफ एक अपराध है और ये जीवन के अधिकार के सबसे मौलिक मानव अधिकार यानी कि राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार जिसे हम कहते हैं, उसका उल्लंघन करता है। यानी कि टेररिज्म जो है वो ह्यूमन राइट्स का या राइट टू लाइफ का उल्लंघन करता है और ये ग्रेवियस थ्रेट है ह्यूमन काइंड का, और ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट ये एक क्राइम हमें देखने को मिलता है जो कि ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन करता है। और मानव अधिकार के उल्लंघन और इसके इंप्लीमेंटेशन में जो खामियां हम लोग को देखने को मिल रही है, उसको बताया जा रहा है कि चुनिंदा तरीके से नहीं बल्कि निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से इसका समाधान होना चाहिए। और देश के जो आंतरिक मामले जो होते हैं और राष्ट्रीय संप्रभुता जो हम लोग को देश की देखने को मिलती है, यानी कि नेशनल सॉवरेनिटी, तो उसमें दखल नहीं देने के सिद्धांत का भी पालन होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि ह्यूमन राइट्स का जब भी कहीं पर वायलेशन होता है तो, और हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स का प्रॉपर तरीके से कहीं पर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, प्रॉपर तरीके से ह्यूमन राइट्स को लागू नहीं किया जा रहा, तो इस इशू को, कि ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन के इशू को, और जिस जगह पर ह्यूमन राइट्स को इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, तो इस चीज को फेयर और जस्ट मैनर में, राइट, ऑब्जेक्टिविटी, नॉन सेलेक्टिविटी और ट्रांसपेरेंसी को ध्यान में रखते हुए, और साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखते हुए कि किसी कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस नहीं करना है, या फिर उसकी नेशनल सोवरेनिटी के लिए जो भी इशू होता है ह्यूमन राइट से रिलेटेड भी क्यों ना हो, तो भी वहां पर किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं करना है। तो इन सब चीजों को छोड़कर फेयर तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से ह्यूमन राइट्स को लागू करना चाहिए और प्रॉपर तरीके से जांच करनी चाहिए। जहां पर भी ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन होता है तो वहां पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। तो इस पर स्ट्रेस डालते हुए हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है एस जयशंकर जी, उन्होंने ये बात कही। और आपको बता देंगे इस पिछले महीने की बात है, 8 पॉइंट एक्शन प्लान हम लोगों ने यूनाइटेड नेशन में प्रस्तुत किया था, प्रेजेंट किया था। इस एक्शन प्लान में मेंशन था कि जो भी कंट्रीज पूरे दुनिया भर में टेररिज्म को प्रमोट कर रही हैं, टेररिस्ट को पनाह दे रही हैं,
तो ऐसी कंट्री के खिलाफ कार्रवाई की जाए, आवाज उठाई जाए। और इसमें यह भी कहा गया था कि जो भी कंट्री टेरर फाइनेंसिंग भी करती हैं, यानी कि टेररिस्ट को फाइनेंसिंग वगैरह जो ऑफर करती हैं, तो ऐसी कंट्री के ऊपर भी शिकंजा कसने की बात जो है वो इंडिया के द्वारा कही गई थी। तो ये है गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। इसको लेकर यूएनएचआरसी का टॉपिक हमें न्यूज में देखने को मिला था, और यूएनएचआरसी के बारे में आप लेक्चर फिनिश करने के बाद पढ़ेंगे। गाइस अब डिस्कस करेंगे इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 के बारे में, IMI 3.0 के बारे में। तो देखिए गाइस, फोकस किया जा रहा है कि हमारी कंट्री के अंदर टीकाकरण कवरेज का विस्तार करना है, एक्सपेंड करना है इम्यूनाइजेशन कवरेज को। IMI 3.0 का फोकस यह है कि हमारी कंट्री में जो कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान जिन भी जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं जिनका डोज, वैक्सीन का डोज जो है वो मिस हो गया था, तो उनको जल्द से जल्द जो है वो वैक्सीन प्रोवाइड कराना। और मिशन इंद्रधनुष क्या है? तो 2014 में भारत सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसका मेन उद्देश्य यह है कि हमारी कंट्री के अंदर जो बच्चे हैं, सभी बच्चे और जो सभी प्रेग्नेंट महिलाएं जो हैं, उनको फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज जो है वो प्रोवाइड कराना, राइट, यानी कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज जो है उनको प्रोवाइड कराना। और साथ ही साथ स्ट्रेंथन करना, री एनर्जाइज करना इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम को, कि उनको सभी को जो है वो वैक्सीन जो है वो जल्द से जल्द मिल सके, तेजी से मिल सके, राइट। तो वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया होती है, इम्यूनाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है, उसको तेज करना। तो इस उद्देश्य से ये हमें देखने को मिलता है। और अल्टीमेट गोल ये है मिशन इंद्रधनुष का कि पूरा फुल यानी कि पूर्ण टीकाकरण या फुल इम्यूनाइजेशन को इंश्योर करना, और सभी प्रकार की वैक्सीन्स बच्चों के लिए अवेलेबल हो जिनकी उम्र 2 साल तक की है, और प्रेग्नेंट जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं जो हैं, प्रेग्नेंट वुमेन जो है, उनके लिए हर प्रकार की वैक्सीन अवेलेबल हो। कौन सी डिजीज इसमें कवर की गई है एट प्रेजेंट? तो वैक्सीनेशन जो है वो 12 मतलब वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज के अगेंस्ट हमें देखने को मिलती है, यानी कि जो प्रोग्राम है वो 12 प्रकार की डिजीज को अभी एट प्रेजेंट टारगेट कर रहा है कि ये डिजीज जो है वो खत्म की जा सकती है वैक्सीनेशन के थ्रू, टीका वगैरह लगा के डिजीज को रोका जा सकता है। जिसमें इंक्लूडेड है डिप्थेरिया, वोपिंग कफ, टिटनेस, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस बी, मेनिंगिटिस और निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी इन्फेक्शन, जापानीज एनसीफेलाइटिस, रोटा वायरस वैक्सीन, निमोनोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, PCV, यानी कि काफी फेमस है ये, और मीजल्स, रुबेला। तो इन सब के बारे में आपने पढ़ा ही होगा ऑलरेडी, और या फिर कहीं ना कहीं किसी ना किसी न्यूज में आपने सुना ही होगा। इस प्रकार की वैक्सीन की बहुत ज्यादा बात होती है, न्यूज में भी ये सब वैक्सीन चर्चा में हम लोग को देखने को मिलती है। जैसे कि कल के ही लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जापानीज एनसीफेलाइटिस के बारे में, याद आ रहा है कि नहीं? वो लिची वाले टॉपिक को कवर किया था, बिहार के अंदर जो इशू हमें देखने को मिला था। बट आपको बता देंगे इसकी जो वैक्सीनेशन है जापानीज एनसीफेलाइटिस और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी का जो वैक्सीनेशन है, इसका जो टीकाकरण जो होता है, वो आज की डेट में हमारी कंट्री में सिर्फ कुछ चुनिंदा डिस्ट्रिक्ट में ही प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष के बारे में, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना। तो इसकी शुरुआत करी थी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 2017 में, और फोकस किया गया था कि और तेजी से इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हमें करना है, यानी कि बहुत तेजी से लोगों को इम्यूनाइजेशन लोगों को प्रोवाइड कराना है, यानी कि टीकाकरण लोगों का करना है, उनको वैक्सीन लगानी है, राइट। तेजी से ये प्रक्रिया जो है वैक्सीन लगाने की वो तेज हो जाए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम करती है कि जिन बच्चों की उम्र, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जिन बच्चों की उम्र 2 साल तक की है और सभी जो प्रेग्नेंट महिला हमारी कंट्री के अंदर है, उन सभी को जो है वो वैक्सीन लगे। और रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में जो कवर्ड नहीं हुए हैं जो बच्चे और जो महिलाएं, उनको भी टारगेट करके उनको वैक्सीन लगा दी जाए। तो इस पर ये मेन फोकस होता है। और इनका एक विशेष अभियान भी है, स्पेशल ड्राइव भी इनका है, जो जिसका मेन फोकस ये होता है कि इम्यूनाइजेशन जो कवरेज है, टीकाकरण का जो कवरेज हम लोग को देखने को मिल रहा है, और उसको इंप्रूव करना है सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, क्योंकि कुछ कुछ सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स और सिटीज ऐसी होती हैं जिसमें रिपोर्ट्स के थ्रू पता लगता है कि वहां पर बहुत सारी बीमारियां आ रही है, और ऐसी बीमारियां जिनको वैक्सीन के थ्रू जो है वो प्रिवेंट किया जा सकता है। तो वहां पर यानी कि सिलेक्टिव तरीके से डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर या कुछ स्पेसिफिक एरिया में ये प्रोग्राम को कंडक्ट करना, राइट। और इंश्योर ये करना कि फुल इम्यूनाइजेशन 90% से ज्यादा तक सिटीज में और डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिल सके दिसंबर 2018 तक। तो ये चीज की थी जिसके बारे में आप लोग को एक आइडिया, एक जानकारी अच्छी होनी चाहिए। और आपको बता दें गाइस, मिशन इंद्रधनुष के बारे में यूपीएससी ऑलरेडी पहले क्वेश्चन पूछ चुकी है, राइट, दोबारा से पूछ सकती है, तो इसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए। अब गाइस LOC नियंत्रण रेखा, इसके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स जानते हैं। तो आज की डेट में लाइन ऑफ कंट्रोल, जो नियंत्रण रेखा जो हम लोग देखते हैं,
तो पहले स्टार्टिंग में या फिर ओरिजिनल तौर पर या मूल रूप से उसे सीज फायर लाइन के नाम से जाना जाता था, संघर्ष विराम रेखा के रूप में उसे जाना जाता था। फिर बाद में 3 जुलाई 1972 को 3 जुलाई 1972 को एक शिमला एग्रीमेंट हुआ और शिमला एग्रीमेंट के बाद से इसे एलओसी के तौर पर जाना जाने लगा, राइट। इसको एलओसी के तौर पर घोषित कर दिया गया। और आप सभी जानते हैं कि इंडिया की तरफ, यानी कि इंडिया जो एलओसी के इस तरफ, इंडिया की तरफ वाला जो एरिया है वो जम्मू एंड कश्मीर का हमें देखने को मिलता है, और उस तरफ पाकिस्तान का एरिया है, और जो कि डिवाइडेड है आजाद जम्मू एंड कश्मीर में और गिलगित बाल्टिस्तान के एरिया में। और मैं आपको बता दूंगा इस गिलगित बाल्टिस्तान पर मैंने एक सेपरेट एक लेक्चर बनाया हुआ है, और जो रेगुलर स्टूडेंट है जिन्होंने देख लिया होगा वो दोबारा से देख लेना, क्योंकि काफी टाइम हो गया, मेरे ख्याल से शायद सितंबर 2020 के आसपास ही मैंने वो लेक्चर कवर कराया था, बनाया था। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है अगेन वो गिलगित बल्तिस्तान का, तो वो जरूर जो है वो लेक्चर आप देख लीजिएगा। उसमें पूरी चीजें जो है वो गिलगित बल्तिस्तान से रिलेटेड मैंने कैप्चर की हुई है, कवर की हुई है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। तो ये आपका एक और टास्क है आज का। और बाकी बता देंगे इसकी एलओसी का जो नदर्न मोस्ट पॉइंट हमें देखने को मिलता है, सबसे उत्तरी इसकी बिंदु जो है वो है NJ9842, इस पर्टिकुलर नाम से ये जानी जाती है। और इसके अलावा एक और सीज फायर लाइन है जो कि इंडिया के एरिया को और चाइना के एरिया को जो है वो सेपरेट करती है, और चाइना का जो एरिया है वो स्काई चिन का एरिया है, जिसके बारे में आप लोग को आइडिया है ही ऑलरेडी। इसके बारे में भी जब LAC के बारे में पढ़ रहे थे अपन तब हमने डिस्कस किया था, राइट। तो वो भी एक और सीज फायर लाइन हमें देखने को मिलती है। और गाइस LOC जो है वो कश्मीर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, और ये LOC जो है वो झेलम वैली जो रूट हम लोग को देखने को मिलता है वहां पर आकर रुक जाती है, यानी या फिर झेलम वैली का रूट जो है वो उसको क्लोज कर देती है LOC। तो ये चीज हमें इसकी देखने को मिलती है। और अभी ये टॉपिक LOC का न्यूज में क्यों है तो इसको समझते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो हमें देखने को मिलता है, तो वहां की महिलाओं को विदेशी प्रतिनिधियों यानी कि फॉरेन एनवॉयज से मिलने के लिए मना कर दिया है। और इसके कुछ दिनों के बाद जो महिलाएं हैं उन्होंने श्रीनगर में एक प्रोटेस्ट जो है वो करना शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट मार्च निकाल दिया, विरोध मार्च निकाल दिया, जिसमें बताया जा रहा है कि LOC के पार उनके जो रिश्तेदार होते हैं उनसे मिलने के लिए ये यात्रा दस्तावेज की मांग कर रही हैं। यानी कि ये कह रही हैं, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की जो महिला हम लोग को देखने को मिल रही है वो कह रही हैं कि उन्हें उस तरफ जाना है, बॉर्डर के उस पार जाना है अपनी फैमिलीज के पास मिलने के लिए। तो अभी जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने इन पर रोक लगाई हुई है, इनको मिलने जो है वो नहीं दिया जा रहा, इनको ट्रैवल डॉक्यूमेंट पास नहीं किया जा रहा बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न, राइट। तो इसको लेकर एक प्रोटेस्ट, एक इशू हमें देखने को मिला है, इसलिए ये LOC का टॉपिक न्यूज में था। बट आपको LOC के टॉपिक के बारे में बेसिक सी जानकारी, बेसिक सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए, ठीक है। गाइस अब डिस्कस करेंगे डिफेंस एक्विजिशंस काउंसिल के बारे में, रक्षा अधिग्रहण परिषद के बारे में। नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक्विजिशंस की बात हो रही है, यानी कि प्रोक्योरमेंट की बात हो रही है। और किस चीज के एक्विजिशंस की बात हो रही है? डिफेंस के एक्विजिशंस की, कि हमारे जो सैन्य खरीद जो है, मिलिट्री प्रोक्योरमेंट जो हमारा होता है, उसके लिए ये DSE काम करती है। यानी कि हमारी मिलिट्री को जिन भी सामानों की आवश्यकता होती है, हमारी आर्म फोर्सेस को जिन भी सामानों की आवश्यकता होती है, तो उन सामानों को खरीदने से रिलेटेड ये प्रॉपर एनालिसिस करती है कि जैसे कि हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उनके पास कितना बजट है, और उस बजट में किस प्रकार से जो है वो एलोकेट करना है, यानी कि रिसोर्सेज के लिए, यानी कि प्रॉपर चीजें जो है वो हमारे डिफेंस के लिए आ सके, हम लोग खरीद सके, राइट। तो बजट को प्रॉपर तरीके से कहां पर जो बजट आया है उसको कहां पर लगाना है, पैसों को कहां पर लगाना है, कहां से क्या चीज खरीदनी है, तो उसके बारे में पूरी एनालिसिस जो है वो कंडक्ट करती है DSE, डिफेंस एक्विजिशंस काउंसिल। और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए और जो हमारी मिलिट्री प्रोक्योरमेंट जो है, सैन्य खरीद जो है, उसमें तेजी लाने के लिए 2001 में सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया था, डिसीजन लिया गया था कि इसको सेटअप किया जाएगा। और इसको हेड करते हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव यह है कि ये इंश्योर करता है कि जो भी चीजों की आवश्यकता है, यानी कि हमारी मिलिट्री को, हमारी आर्म फोर्सेस को जिन भी चीजों की आवश्यकता है, तो उसको जो चाहिए होता है, सामान वगैरह चाहिए होता है, तो उसका अप्रूवल जो है वो DSE के द्वारा दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटीज सॉट एंड टाइम फ्रेम प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि निर्धारित की गई क्षमता और निर्धारित समय सीमा के अनुसार जल्दी से जल्दी हमारा जो सामान है, यानी कि मिलिट्री के लिए जो सामान है वो खरीदा जा सके, जिससे कि मिलिट्री को जो है वो उनको जो भी चीज की रिक्वायरमेंट है वो उनको प्रोवाइड की जा सके, राइट। तो ये वाली चीज है। और इसके अलावा फंक्शंस इसके हम लोग को क्या क्या देखने को मिलते हैं, तो ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो ये पॉलिसी गाइडलाइन प्रोवाइड कराती है, यानी कि बताती है कि किस प्रकार से प्रोक्योरमेंट करना है, कहां पर कितना पैसा लगाना है। इवन लॉन्ग टर्म प्रोक्योरमेंट प्लान्स के बारे में भी ये जानकारी देती है कि आने वाले समय में किन चीजों पर निवेश करना चाहिए,
किन टेक्नोलॉजीज पर, क्या चीजों पर, जिससे कि हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज जो है वो इंप्रूव हो, राइट। और ये क्लियर करती है हर प्रकार के एक्विजिशन, मतलब कि अगर कोई भी चीज खरीदी जा रही है हमारे आर्म फोर्सेस के लिए, मिलिट्री के लिए, तो बिना डीएसी के अप्रूवल के नहीं खरीदी जा सकती। डीएसी उस पर क्लियरेंस देता है, उसके बाद फिर चीजें खरीदी जाती है। और इसमें इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स भी इंक्लूडेड है, ना ही सिर्फ वो वाले प्रोडक्ट्स जो कि हमारे इंडिया के अंदर बनते हैं, बल्कि कोई भी प्रोडक्ट को इंपोर्ट कराना होता है, जैसे दूसरी कंट्री से हम लोग काफी सारी सामान वगैरह खरीदते हैं, जैसे मिसाइल खरीदते हैं और बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, तो बिना डीएसी के अप्रूवल के कुछ भी नहीं खरीदा जा सकता हमारी आर्म फोर्सेस के लिए। सिंपल सी चीज है डीएसी की। होपफुली आपको ये पूरी जानकारी मिल गई होगी और इतनी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन आपको डीएसी के बारे में होनी चाहिए। अब गाइस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। फार्मास्यूटिकल सेक्टर से रिलेटेड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली आपके मेंस के लिए, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा इस टॉपिक को। अभी हुआ क्या है, इंडिया ने अर्ज किया है अरब कंट्रीज को, यानी कि इंडिया ने आग्रह किया है अरब कंट्रीज को कि अरब कंट्रीज आसान बना दे अपनी प्रक्रिया को, अपनी प्रोसेस को, जिसके थ्रू इंडिया आसानी से जो है वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर सके अरब कंट्रीज में। क्योंकि अरब कंट्रीज के अंदर जो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू मेडिसिन वगैरह जो है वो आती है अरब कंट्रीज के अंदर, वो प्रोसेस जो है वो काफी एलैबोरेट है और कम्बरसम हो जाती है कभी कभी, यानी कि ये प्रोसेस जो है वो काफी विस्तृत हम लोग को देखने को मिलती है, भारी भरकम प्रोसेस होती है, काफी जटिल प्रोसेस ये हम लोग को देखने को मिलती है। तो कहा जा रहा है इंडिया के द्वारा कि इस प्रोसेस को थोड़ा आसान बना दिया जाए, जिसके चलते आसानी से इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि मेडिसिन वगैरह है, दवाएं वगैरह जो है वो आसानी से जो है वो एक्सपोर्ट की जा सके अरब कंट्रीज में। और आपको बता दें गाइस, इंडिया ने ये भी कहा है कि अरब कंट्रीज है कि अरब कंट्रीज और भी दूसरी चीजों में, डाइवर्सिफाइड चीजों में जो है वो ट्रेड करें इंडिया के साथ। जैसे कि अगर हम बात करें एग्रीकल्चरल सेक्टर की, फूड सप्लाईज की, तो उसमें भी ट्रेड करें। तो और भी एरियाज पर ट्रेड करने की यहां पर बात की जा रही है, राइट। और फोकस किया जा रहा है 160 बिलियन यूएस डॉलर के ट्रेड के ऊपर। आज की रेट में जो होता है हमारा अरब देशों के साथ जो ट्रेड होता है, उसमें मेनली जो ट्रेड होता है वो हाइड्रोकार्बन का होता है। तो बताया जा रहा है कि इसके अलावा दूसरे जो एरियाज हैं उनको भी शामिल किया जाए और डाइवर्सिफाई किया जाए ट्रेड को अरब कंट्रीज और इंडिया के बीच में, राइट। तो ये वाली चीज यहां पर बताई जा रही है। और अरब कंट्री के साथ ट्रेड करना क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आज की रेट में इंडिया और अरब कंट्री का जो ट्रेड होता है वो 20% का हम लोग को ओवरऑल ट्रेड देखने को मिलता है। बट और भी कुछ पोटेंशियल एरियाज हैं जिनको ट्रेड में शामिल किया जा सकता है हाइड्रोकार्बन के अलावा, जैसे कि एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, तो इन सबको शामिल किया जा सकता है, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और अब हम लोग स्पेशली इंडियन फार्मा इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो आपको बता देगा इसकी पूरे दुनिया भर में इंडिया एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पर हम लोग को देखने को मिलती है फार्मास्यूटिकल सेक्टर के मामले में। इंडिया पूरे दुनिया भर की लार्जेस्ट प्रोवाइडर है या लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है जेनरिक ड्रग्स की। हमारी कंट्री से सबसे ज्यादा मात्रा में जेनरिक ड्रग्स जो है वो एक्सपोर्ट होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और आपको बता देगा और इन आंकड़ों को आप मेंस में भी यूज कर सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है हमारी, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, हमारी इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज पूरे दुनिया भर की जो वैक्सीन जो बनती हैं, वैक्सीन जो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, उसकी 50% डिमांड हम लोग फुलफिल करते हैं। हमारी कंट्री से पूरे दुनिया भर की वैक्सीन का 50% जो है वो जाता है। तो बहुत बड़ी बात है ये। और यूएसए के अंदर 40% जेनरिक डिमांड जो है वो इंडिया से फुलफिल होती है, जेनरिक मेडिसिन की डिमांड 40% यूएसए के मार्केट में। और पूरी जो मेडिसिन है यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर, उसकी 25% मेडिसिन हमारी है, हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो फार्मास्यूटिकल मतलब सेक्टर के मामले में या इंडस्ट्रीज के मामले में इंडिया हम लोग को एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पर या मेजर पोजीशन पर हमें देखने को मिलती है। और प्रेजेंटली 80% से भी ज्यादा एंटी रेट्रोवायरल ड्रग जो है वो किसमें उपयोग में लिया जाता है, ये वाला क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। तो एड्स के लिए ये ड्रग का उपयोग किया जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो एड्स को रोकने के लिए जो है ये दवाइयां दी जाती है। अब एक्चुअली में आप जानते हैं गाइस कि एड्स का एज सच अभी कोई इलाज हम लोग को एट प्रेजेंट प्रॉपर नहीं देखने को मिला है, बट एंटी रेट्रोवायरल ड्रग जो है वो काफी सपोर्टिव है एड्स के मामले में। तो पूरे दुनिया भर में 80% हम लोग सप्लाई करते हैं, हमारी इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी से 80% ये से भी ज्यादा ये दवाई जाती है, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग ये जाता है, राइट, एक्सपोर्ट होता है। पूरे दुनिया भर की डिमांड ये फुलफिल करता है। और इंडियन फार्मास्यूटिकल का जो मार्केट है पूरे दुनिया भर का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट है वॉल्यूम के मामले में, यानी कि मात्रा के संदर्भ में हम लोग विश्व के तीसरे नंबर पर आते हैं, राइट। और 13वें नंबर पर आते हैं कीमतों के मामले में, वैल्यू के मामले में, राइट। ये वाली चीज भी है। और इंडिया ने
एस्टैब्लिश किया है अपना खुद का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च हब को। और आपको और भी चीज बता दें कि इंडिया के अंदर पूरे दुनिया भर में जो दवाइयों की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होती है वो सबसे कम होती है, यानी कि दवाइयों को बनाने में जो लागत लगती है सबसे कम इंडिया के अंदर लगती है, इवन यूएसए से भी कम। और ऑलमोस्ट जितनी कीमत एक दवाई को बनाने में यूरोप के अंदर लगती है उसकी टोटल आधी कीमत ही, आधी या उससे भी कम इंडिया के अंदर लगाकर पैसे लगाकर दवाई बन जाती है। तो इंडिया के अंदर काफी, इसलिए तो मार्केट जो है वो इंडिया का काफी सस्ता भी है मतलब दवाइयों के मामले में। और हम लोग इसलिए भी एक्सपोर्ट कर पाते हैं चीप रेट के कारण। काफी सारी जो दूसरी कंट्रीज है वो अट्रैक्ट हो जाती है रेट्स को देखकर, और हमसे जो है वो फिर वो मांगती है दवाइयाँ। तो ये चीज है, तो हम लोग मतलब ग्लोबल डिमांड को फुलफिल कर रहे हैं दवाइयों के मामले में। बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है, प्राउड वाली बात है हमारे लिए। और इंडियन जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है गाइस, तो इसमें हम लोग को क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, क्या चुनौतियां, क्या चैलेंजेस देखने को मिल रही है, तो इसकी बात करें। सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है डिपेंडेंस का, निर्भरता का। तो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो हाईली डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। किस चीज के लिए डिपेंडेंट है? तो जो ये दवाइयों को बनाने में जो रॉ मटेरियल्स का जो उपयोग किया जाता है, जिस रॉ मटेरियल को हमने डिस्कस भी किया है पहले, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, एपीआई कहते हैं, जिसको बल्क ड्रग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो रॉ मटेरियल होता है, जिस रॉ मटेरियल की मदद से दवाइयां बनाई जाती है, तो इस रॉ मटेरियल को हम चाइना से जो है वो इंपोर्ट कराते हैं। तो हम लोग मतलब मेनली डिपेंडेंट जो है वो चाइना के ऊपर है दवाइयों के रॉ मटेरियल के मामले में, एपीआई के मामले में या फिर बल्क ड्रग्स के मामले में। और इंडियन ड्रग मेकर जो है वो इंपोर्ट कराते हैं लगभग 70% अपने टोटल बल्क ड्रग का चाइना से। तो हम लोग रॉ मटेरियल के मामले में 70% डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर, राइट। तो हम लोग को अभी आत्मनिर्भर बनना है। और दूसरा एक चैलेंज जो है वो क्या है, प्रॉब्लम क्या है, एक तो फेक वर्जन हम लोग को हाई वैल्यू या हाई वॉल्यूम ब्रांड्स का देखने को मिलता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज का इंडिया के अंदर, यानी कि इंडिया के अंदर काफी फेक दवाइयां भी जो है वो बिकती हैं, राइट। तो उसके कारण से जो कंज्यूमर है उसको बड़ी दिक्कत आती है। हमेशा कंज्यूमर, जैसे हम भी अगर कहीं से कोई महंगी दवाई खरीदते हैं तो कहीं ना एक पॉइंट ऑफ टाइम पे दिमाग में आता है कि यार कहीं नकली ना हो, राइट। ये वाली चीज तो बहुत होती है। जैसे कि इवन यार दवाई तो छोड़ दो, इवन ब्रांडेड अगर शूज भी आप खरीदते हो या ब्रांडेड अगर कपड़े भी खरीदते हो, तो आपके दिमाग में अगर कहीं से भी दूसरी जगह से खरीद रहे हो तो भी एक बार लगता है कि यार कहीं जो है वो फर्जी तो नहीं है, ये घबराहट होती है ना। और इवन हमारे इंडिया में तो ऐसा भी है, कई बार आप उनके ऑफिशियल स्टोर पर भी जाओगे तो भी कहीं ना कहीं लोगों को डर लगता है कि यार कहीं नकली माल तो नहीं छाप रहा है, या फिर मतलब असली शोरूम में नकली माल तो नहीं बिक रहा, क्योंकि घोटाला बहुत चलता है इस प्रकार का। तो वैसे ही दवाइयों के मामले में भी ऐसी घोटाला हम लोग को देखने को मिलता है हमारी कंट्री में। और यही एक वजह है जिसके कारण से जो कंज्यूमर है उसको नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो मतलब शक रहता है हमेशा कंज्यूमर को। और दूसरी बात, यहां पर बात हो रही है दवाइयों की, हेल्थ केयर सेक्टर की बात हो रही है, मेडिसिन की बात हो रही है, तो डायरेक्टली एक इंडिविजुअल की हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस है, ये बहुत खतरनाक है ये, राइट। तो ये चीज है, तो ये जो चैलेंजेस है, ये इशू है इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो इसके लिए क्या कदम उठाए जाए? तो देखो आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें एक तो सेल्फ रिलायंस बनना, आत्मनिर्भर बनना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और जून में ही डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ने अनाउंस की है एक स्कीम जिसके थ्रू हम हमारी कंट्री के अंदर 3 बल्क ड्रग पार्क्स जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं। बल्क ड्रग्स पार्क मतलब बल्क ड्रग क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, और जो कि रॉ मटेरियल होता है मेडिसिन बनाने का। तो हम लोग हमारी कंट्री के अंदर 3 ऐसी जगह पर जो है वो बल्क ड्रग पार्क्स बनाने जा रहे हैं। इस पर काम चल रहा है कि जिससे कि हम लोग चाइना के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, हमारी कंट्री में ही बल्क ड्रग्स जो है वो बन जाए, मैन्युफैक्चर हो जाए। और बल्क ड्रग पार्क जो है गाइस, ये एक बहुत बड़े एरिया पर तैयार किया जा रहा है। और इन पार्क में सभी प्रकार की कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज होंगी, जहां पर एपीआईज, डीआईज, केएसएम वगैरह जो है वो मैन्युफैक्चर किए जा सकेंगे। और साथ ही साथ वहां पर एक कॉमन वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी होगा, कि जो भी वेस्ट वगैरह होगा, क्योंकि देखो मेडिसिन का जो वेस्ट है वो काफी खतरनाक होता है, राइट। तो उसको भी डिस्पोज करना प्रॉपर तरीके से, सेफ तरीके से, वो भी जरूरी है। तो ये वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी यहाँ पर रखा गया है। और ये जो पार्क है गाइस, बताया जा रहा है इन पार्क के आने के बाद जो कीमत है दवाइयों की वो और भी ज्यादा घट जाएंगी। और दूसरी बात, ये भी फायदा देखने को मिलेगा कि जो हम लोग इंपोर्ट कराते हैं, देखो आप समझदार हैं, आप समझते हैं कि कोई भी चीज जब इंपोर्ट कराई जाती है तो अल्टीमेटली उसका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, जैसे कि मैंने अगर कुछ चीज इंपोर्ट करा के मैंने कुछ बना लिया, कोई प्रोडक्ट बना लिया, तो उस प्रोडक्ट की कीमत जो है वो थोड़ी ज्यादा महंगी हो जाएगी। और
अगर मैंने यहीं पर ही रॉ मटेरियल खरीदा इंडिया के अंदर ही और इंडिया के अंदर ही कोई प्रोडक्ट बनाया तो वो प्रोडक्ट सस्ता रहेगा क्योंकि उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह लगेगी नहीं, महंगा नहीं होगा उसका रॉ मटेरियल। तो यहाँ पर जब हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे तो अल्टीमेटली जो प्राइजेस हैं दवाइयों के वो भी कम होंगे, इससे हमारे जो देश में रहने वाले जो गरीब हैं उनको फायदा मिलेगा, देश की तरक्की होगी। और दूसरी बात हम लोग को ये भी देखने को मिलेगा कि हमारी कंट्री के अंदर एक अच्छा कंपटीशन जो है वो बिल्डअप होगा, राइट। जो हमारी कंट्री के अंदर बल्क ड्रग की जो इंडस्ट्रीज है उनके बीच में अच्छा कंपटीशन होगा और इसके कारण से प्राइस जो है वो अल्टीमेटली कम होंगे और उसका डायरेक्ट जो फायदा मिलेगा वो कंज्यूमर को मिलेगा। हमारे देश में मौजूद जो गरीब हैं, जो कई बार अफोर्ड नहीं कर पाते महंगी महंगी दवाइयां, उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो गाइज इससे अल्टीमेटली फायदा जो मिलेगा हमारे देश की सिटीजन्स को मिलेगा क्योंकि दवाइयों के रेट सस्ते भी हो जाएंगे और दूसरी बात एक्सपोर्ट भी हमारा और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली कंट्री की जीडीपी को भी इससे फायदा होगा। कुछ फीचर्स की बात करें इस स्कीम के जो कि बल्क ड्रग पार्क को प्रमोट कर रही है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो स्कीम के अंदर 3 सिलेक्टेड पार्क्स हम लोग को देखने को मिलेंगे, यानी कि 3 पार्क्स को सेलेक्ट किया जाएगा इस स्कीम के अंदर और वन टाइम ग्रांट इन एड प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि वन टाइम की फंडिंग जो है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को क्रिएट करने के लिए। फंडिंग किस प्रकार की होगी, ग्रांट इन एड किस प्रकार का होगा, तो कॉमन फैसिलिटीज की जो टोटल कीमत होगी उसका 70% प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। और अगर बाई चांस कोई स्टेट हिली स्टेट है या हिमाचल प्रदेश के अंदर सेटअप होता है बल्क ड्रग पार्क, तो वहां पर 90% जो है वो सपोर्ट या फिर फंडिंग जो है वो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज की वो केंद्र के द्वारा प्रोवाइड करा दी जाएगी। और इसमें यह भी बताया जा रहा है, एक बेसिकली इसमें लिमिट लगाई गई है कि केंद्र एक पार्क में 1000 करोड़ से ज्यादा नहीं प्रोवाइड कराएगी, 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं प्रोवाइड कराएगी। और एक और चीज है कि हर एक राज्य जो है वो सिर्फ एक ही साइट का प्रपोजल दे सकते हैं, राइट, कि राज्य जो है वो प्रपोज कर सकते हैं कि यहां पर बल्क ड्रग पार्क जो है वो बनाया जाए, बट सिर्फ एक ही साइट का प्रपोजल दे सकते हैं। उसमें यह भी एक कंडीशन है कि जहां पर भी वो प्रपोजल दे रहे हैं उनको ये सुनिश्चित करना होगा कि 1000 एकड़ से कम की जगह नहीं होनी चाहिए, 1000 एकड़ से ज्यादा की जगह होनी चाहिए। बट अगर कोई स्टेट हिली स्टेट्स की कैटेगरी में आता है, हिली स्टेट्स हैं अगर कोई, तो वो अगर प्रपोजल दे रहे हैं तो उनके लिए मिनिमम 700 एकड़ का एरिया होना मैंडेटरी है, जरूरी है। तो उसी एरिया पर ये बल्क ड्रग पार्क जो है वो सेटअप किए जाएंगे। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको पूरी चीज इससे रिलेटेड अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब गाइस बताया जा रहा है कि चाइनीज स्टील प्रोडक्ट्स पर जो एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाई गई थी उनको सरकार जो है वो दोबारा से रिव्यू करने वाली है। तो यहाँ पर एंटी डंपिंग की बात की जा रही है और डंपिंग की बात की जा रही है, तो उसको बहुत आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूँ कि ये है क्या। हालांकि हम लोग इसके बारे में पहले भी कवर कर चुके हैं, बट ध्यान से सुनो, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको एंटी डंपिंग और डंपिंग का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्लियर करते हुए चलना है। तो सिंपल हम जो है वो बात करते हैं मोबाइल फोन की, सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ मोबाइल फोन की बात करते हैं, ठीक है। स्टील को भी जाने दो। तो आप लोग को पता गाइस इंडिया के अंदर अभी कुछ साल पहले की बात है, एक समय ऐसा था कि बहुत ज्यादा हम लोग को मात्रा में चाइनीज मोबाइल फोन इंडिया के अंदर देखने को मिलते थे। एकदम से जो है वो फ्लडिंग आ गई थी चाइनीज मोबाइल फोन की। आप शायद जैसे कि जब मतलब कुछ साल पहले देखो यार, अपने मतलब 7-8-10 साल पहले देखो तो आपको शायद याद आ जाए आपकी मेमोरी में कि वो ढिंचैक वाले वो बहुत सारे वो फोन नहीं होते थे, बहुत साउंड उसका बहुत तेज हुआ करता था और वो फोन बहुत सस्ते में मिल जाते थे, राइट। तो अब क्या करता था चाइना, कि चाइना अपने सस्ते फोन जो है वो इंडियन मार्केट में दे देता था, राइट, डंप कर देता था। मतलब कि चाइना का शिप आया और वो उसने कौड़ियों के भाव में जो है वो मोबाइल फोन्स दे दिए इंडिया के अंदर, ठीक है। अब इससे क्या नुकसान होता है, कई बार कंट्री क्या करती है, जो उसकी एनिमी कंट्री होती है उसके मार्केट को तोड़ने के लिए इस प्रकार की पॉलिसी करती है, डंपिंग पॉलिसी। इसमें क्या होता है कि जैसे कि इंडिया की ही बात करते हैं, तो इंडिया के अंदर जैसे कि इंडियन मेड मोबाइल फोन है, जैसे कि एक मोबाइल फोन इंडिया का है, इंडिया में बनाया गया है, उसकी कीमत 5000 रुपए है, राइट, और उसमें वो बेसिक फीचर्स हैं बस। और एक फोन चाइना ने इंडिया में भेज दिया, वो 2000 का फोन है, उसमें बढ़िया टच स्क्रीन भी है, आवाज भी उसकी तेज है और सब तमाम उसमें फीचर है। अब आप बताइए कि लोग बाग जो है वो 5000 वाला मोबाइल फोन खरीदेंगे या 2000 वाला मोबाइल फोन खरीदेंगे? तो ऑब्वियसली आंसर आप सभी लोग के पास ही है कि 2000 वाला खरीदेंगे, सस्ते रेट में उनको ज्यादा फीचर्स मिल रहा है, राइट, कंज्यूमर को। बट इसमें नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है कि वो जो 2000 रुपए जो है, जो कि खर्च तो इंडिया में किए हैं कंज्यूमर में, बट अल्टीमेटली उसका प्रॉफिट किसके पास जा रहा है? चाइनीज कंपनी के पास जा रहा है, क्योंकि माल तो चाइनीज कंपनी का बिक रहा है ना, इंडियन कंपनी का माल नहीं बिक रहा। इसके और क्या गंभीर हम लोग को नुकसान देखने को मिलते हैं, तो देखो, अगर इंडियन मेड मोबाइल फोन्स अगर बिकेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि उसकी लगातार मैन्युफैक्चरिंग होगी, और जब लगातार उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी तो लोगों को जॉब्स मिलेंगी। बट अगर इंडियन मेड मोबाइल फोन्स नहीं बिकते हैं तो क्या होगा? इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन कम कर देगी या इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। तो उससे क्या होगा? काफी हजारों की संख्या में लोगों की नौकरी चली जाएगी,
जॉब चली जाएगी। तो सीधे सीधे किस किस पर असर पड़ रहा है? हमारी जीडीपी पर भी असर पड़ रहा है, हमारे यहाँ की जो युवाओं को जो जॉब मिलती है, एम्प्लॉयमेंट जो मिलती है, उन पर भी असर पड़ रहा है सीधे सीधे। तो एक कंट्री की इकोनॉमी को तोड़ने का भी एक प्रकार का तरीका होता है, या फिर उसके डोमेस्टिक मार्केट को खत्म करने का, तोड़ने का तरीका होता है इस प्रकार के प्रोडक्ट्स को डंप करके, कि जिससे कि इंडस्ट्रीज, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री होती है, यानी उस कंट्री के अंदर की खुद की, उस कंट्री की जो इंडस्ट्री होती है, वो कंपीट ना कर पाए फॉरेन प्रोडक्ट के साथ, और फॉरेन प्रोडक्ट बिकता रहे और फॉरेन के पास जो है वो पैसे जाते रहे, राइट, फॉरेन कंट्री के पास। तो चाइना इस प्रकार की पॉलिसी बहुत खेलती है, राइट। तो स्टील पर भी इसकी इस प्रकार की पॉलिसी थी, जिस पर हम लोगों ने रोक लगा दी थी, हम लोगों ने उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोज कर दी थी। एंटी डंपिंग ड्यूटीज के अंदर हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि अगर एक कंट्री का जो मार्केट है वो इंपोर्ट होने के कारण, यानी कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहा है, उसके कारण उस कंट्री का मार्केट हैम्पर हो रहा है, तो वो कंट्री जो है एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो इंपोज कर सकती है, राइट। तो ये वाली चीज है। हालांकि इसको एक बहुत बड़ा ट्रेड बैरियर भी कहा जाता है, और ग्लोबल ट्रेड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम लोग बात करें, इसके रिजीम की अगर हम लोग बात करें, तो कंट्री को अलाउ किया गया है कि कंट्री टैरिफ्स इंपोज कर सकती है ऐसे डम्प्ड प्रोडक्ट के ऊपर, जिसके चलते ये अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करा सकती हैं। यानी कि जो उनके डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड इसलिए प्रोवाइड करा दी जाएगी क्योंकि अगर जो प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहा है, जिसकी कीमत काफी सस्ती है, और वो जो प्रोडक्ट है वो जानबूझकर एक कंट्री में भेजा जा रहा है उस कंट्री के डोमेस्टिक मार्केट को तोड़ने के लिए, तब क्या किया जा सकता है? जैसे कि इंडिया है, अब इंडिया के अंदर वो मोबाइल फोन की अपन दोबारा से चर्चा करते हैं, तो इंडिया में वो सस्ते वाले मोबाइल फोन आ रहे हैं, तो हमारी सरकार क्या करेगी? उस पर ड्यूटीज लगा देगी, तो जिससे कि उस पर बहुत ज्यादा ड्यूटी लगा देगी, जिससे कि उस वो मोबाइल फोन जो 2000 का आ रहा था, वो मोबाइल फोन इंडिया के अंदर जो है वो 7-8 हजार का हो जाए, राइट। तो उससे क्या होगा? अब लोग 7-8 हजार का मोबाइल तो खरीदेंगे नहीं, वो 5,000 वाला हमारा मोबाइल खरीद लेंगे जो हमारी कंट्री में बनाया जा रहा है। तो इससे क्या हुआ? डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है उसको फायदा हुआ। अब आप बोलोगे कि सर वो 7,000 क्यों रेट कर दिया, 5,000 क्यों नहीं किया? तो देखो कहानी क्या होती है, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो चाइना जो मोबाइल फोन भेज रहा था उसमें बहुत सारे फीचर थे, राइट, और हमारे यहाँ के मोबाइल फोन में उतने फीचर नहीं थे, तो इसलिए उसको थोड़ा सा महंगा कर दिया, जिसके चलते हमारी कंट्री का जो सामान जो है वो बिकना शुरू हो जाए, हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स का सामान बिकना शुरू हो जाए। बट देखो कई बार क्या होता है, ऐसे जो इश्यूज हैं वो इंटरनेशनल जो ट्रेड वगैरह जो होते हैं उसको हैम्पर भी करते हैं काफी ज्यादा, क्योंकि ये तो एक जेन्युइन केस है, चाइना ने डंप किया हमारे यहाँ प्रोडक्ट, बट कई बार क्या होता है, काफी सारी कंट्री जानबूझकर दूसरी कंट्री के ऊपर ड्यूटीज जो है वो इंपोज कर देती हैं, और वो जो हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स होते हैं कि ट्रेड जो होना चाहिए बैरियर फ्री होना चाहिए, किसी प्रकार का ट्रेड बैरियर नहीं होना चाहिए, राइट, यानी कि अगर ट्रेडिंग हो रही है दो कंट्रीज के बीच में तो वो ऐसे रूल्स को जो है वो वॉयलेट कर देती हैं, इस प्रकार की भी पॉलिसी कई बार। तो इसलिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी समय समय पर जांच भी करती है कि जो सामने वाली कंट्री ने जो एंटी डंपिंग ड्यूटीज जो इंपोज करी है वो जेन्युइनली इंपोज करी है कि नहीं करी। तो ये वाली भी चीज हम लोग को डब्ल्यूटीओ की तरफ से देखने को मिलती है। एक और चीज है जिसके बारे में आपको जनरल जानकारी और आइडिया होना चाहिए। और ड्यूटी जो है वो इंपोज तभी की जाती है जब क्वाजी जुडिशियल बॉडी जैसे कि डीजीटीआर हमारे इंडिया में है, ये प्रॉपर तरीके से जब इन्वेस्टिगेट करती है उसके बाद ही ड्यूटी इंपोज की जाती है। मैंने आपको बताया था ना कि पहले पूरा चेक किया जाता है इंटरनेशनल नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन को भी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अगर कोई भी थोड़ी सी भी गलती हुई और जेन्युइनली या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि जानबूझकर आर्बिट्ररी तरीके से अगर किसी कंट्री के प्रोडक्ट के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी, बट एक्चुअल में रियलिटी में या रियल सेंस में डंपिंग का कोई केस था नहीं, तब क्या हो सकता है? इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की थोड़ी बदनामी हो सकती है इस एक्ट के कारण। तो इसलिए इंडिया की इंटरनेशनल लेवल पर बदनामी ना हो, इसीलिए प्रॉपर तरीके से जांच करने के बाद ही एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो इंपोज की जाती है। किसके द्वारा इंपोज की जाती है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज, ये पूरी जांच करते हैं। और ये डीजीटीआर जो बॉडी है ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर आती है, जो कि प्रॉपर तरीके से जांच करने के बाद ही एंटी डंपिंग ड्यूटी को इंपोज करने का क्लियरेंस देती है, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। और अभी क्या हुआ, ये टॉपिक पूरा न्यूज में एंटी डंपिंग ड्यूटीज का इसलिए आया क्योंकि कुछ कंपनीज ने एप्लीकेशन फाइल करी है डीजीटीआर के पास, उनसे कहा है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी जो इंपोज की गई है चाइना से आने वाले स्टील पाइप्स के ऊपर, ट्यूब्स के ऊपर, राइट, जो आयरन की जो हॉलो प्रोफाइल जो हम लोग को देखने को मिलती है, एलॉय और नॉन एलॉय स्टील जो चाइना से आते हैं, तो उनके ऊपर जो इंपोर्ट एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है उसके इंपोर्ट के ऊपर जो लगाई गई है, तो उसको रिव्यू किया जाए। और एप्लीकेंट जो है जिन्होंने एप्लीकेशन दी है उन्होंने आरोप लगाए हैं कि चाइना से इस प्रकार के प्रोडक्ट जो है वो कंटिन्यूअसली आ रहे हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी को इंपोज करने के बाद भी,
और कहा जा रहा है कि इनके इंपोर्ट्स का जो वॉल्यूम है, यानी कि ये जो आयात है, उसमें वृद्धि भी हो गई है। तो और भी सही तरीके से उसको रिव्यू किया जाए और ज्यादा, जैसे मैंने आपको बताया था कि कई बार रेट जो है वो बढ़ा दिया जाता है, ड्यूटीज और ज्यादा लगा दी जाती है, जैसे कि प्रोडक्ट थोड़ा सा और महंगा हो जाए, क्योंकि एक बार प्रोडक्ट महंगा होता है तो कंज्यूमर जो है वो महंगे प्रोडक्ट की तरफ फिर नहीं जाते हैं, वो सस्ते ऑल्टरनेटिव को फिर ढूंढते हैं, और सस्ते ऑल्टरनेटिव पे हमारी कंपनीज आ जाती हैं, राइट, डोमेस्टिक कंपनीज वगैरह। तो फायदा किसको होता है? फिर डोमेस्टिक कंपनी को होता है। और आपको बता दें गाइस कि पहली बार, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि पहली बार ये इस प्रकार की ड्यूटी जो है वो चाइना के ऊपर 2017 में इंपोज की गई थी, और अभी जो है ये ड्यूटी जो है वो एक्सपायर होने वाली है अभी मई 16 को। तो इसलिए अब डीजीटीआर जो है वो पूरे मामले को रिव्यू करेंगे, उसकी पूरी जांच करेंगे, राइट, और फिर उसके बाद और फर्दर ड्यूटी जो है वो उसमें लगाई जाएगी। और स्टील इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की थोड़ी सी बात करेंगे तो इंडिया नेट एक्सपोर्टर है स्टील का। 2019-2020 में हमने देखा कि जितनी मात्रा में हम लोगों ने इंपोर्ट नहीं किया, उससे ज्यादा मात्रा में हम लोगों ने एक्सपोर्ट कर दिया। और कैपेसिटी हमारे डोमेस्टिक क्रूड स्टील प्रोडक्शन की जो हम लोग को देखने को मिलती है, ये कच्चे स्टील प्रोडक्शन की, वो पिछले 5 सालों में बढ़ गई है, और क्रूड स्टील प्रोडक्शन जो है वो पिछले 5 सालों में बढ़ा है, राइट। तो वही चीज यहां पर बताई हुई है, 2 बार कैपेसिटी भी बढ़ी है इसकी, यानी कि इसकी क्षमता भी बढ़ी है, और इसका प्रोडक्शन भी हम लोग को बढ़ता हुआ नजर आया है। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है, ठीक है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, जिसके बारे में आप लोग को एक जानकारी होनी चाहिए। और आज का ये आपका लास्ट टॉपिक था। कुछ होमवर्क है आपके लिए, जैसे कि एक होमवर्क है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस टॉपिक को मैं पहले भी कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, इस टॉपिक को आप एक बार देख लीजिएगा। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है कि वो श्रीलंका के साथ मल्टी बिलियन डॉलर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का लिंक जो है वो क्रिएट करेंगे, यानी कि अब श्रीलंका भी जो है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में शामिल होने वाली है, राइट। तो ये चीज जो है वो यहां पर बताई गई है, कही गई है चाइना पाकिस्तान के द्वारा, जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। बट मेनली आपको पता होना चाहिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में, सीपीईसी के बारे में। जब मैंने मुझे शायद याद आ रहा है कि मैंने आपको जब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव समझाया था, तो उसी समय सीपीईसी भी समझाया था, क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक्सपेंशन हम लोग को सीपीईसी देखने को मिलता है। और इवन जब हम लोगों ने डिस्कस किया था ग्वादर पोर्ट के बारे में और छाबर पोर्ट के बारे में, तब हम लोगों ने इस चीज के बारे में भी डिस्कशन किया था, राइट। तो एक बार इसको आप जो है वो देख लीजिएगा। और ये था आज का लास्ट टॉपिक, और मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए गाइस, तो 100 रुपीज पर मंथ मात्र इसकी फीस है, जिसमें पूरे महीने की पीडीएफ जो है वो आपको प्रोवाइड की जाती है। डेली लेक्चर्स के हैंडआउट्स मिलते हैं, डेली लेक्चर्स का पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाता है, मंथली मैगजीन आपको प्रोवाइड की जाती है, मात्र 100 रुपीज पर मंथ की इसकी फीस है। लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। और अगर आपको इसे ज्वाइन करना है तो आप 9713282838, ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर कॉल मत करना, एसएमएस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू मैसेज करके मुझसे कांटेक्ट कर लेना। विद इन 24 आवर्स मेरा रिप्लाई आपके पास आ जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए या पीडीएफ से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मिलेंगे हम लोग कल, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।